तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक नए टॉपिक अर्थात ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगे क्या होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? एक तरह की मैकेनिकल वेव या फिर यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? एक तरह की यांत्रिक तरंगे होती है जिनको क्या होता है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे क्या है? निर्वात में गति नहीं कर सकती, इनको संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्वनि तरंगों की बात करें तो ये क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। ये क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। हमने पिछले टॉपिक के अंदर अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के बारे में डिटेल से जान लिया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इसलिए क्या होता है, ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती है। लेकिन क्या है, इनको एक जगह से दूसरी जगह संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है? किसी भी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसकी वजह से? किसी भी वस्तु के अंदर यदि कंपन होता है तो कंपन की वजह से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि तरंगों की बेसिक जानकारी हमने ले ली है। अब अर्थात दोबारा देखें तो ध्वनि तरंग क्या होती है? एक यांत्रिक तरंगे होती है। इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। इसलिए ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती है। और कैसे उत्पन्न होती है ध्वनि तरंगे? ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। इससे पहले यदि आप पिछले टॉपिक्स के वीडियो देखेंगे तो आपको इनके बारे में अच्छी समझ विकसित होगी। अब आगे बात करते हैं ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है? अब इसको बांटा जाता है तीन आधार पे, वो आवृत्ति के आधार पर बांटा जाता है इसको तीन भागों में। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को तीन भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो अपना इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। अर्थात इंफ्रासोनिक का अर्थ होता है अवश्रव्य तरंगे, सोनिक का अर्थ होता है श्रव्य तरंगे और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का अर्थ होता है पराश्रव्य तरंगे। तो इस तरह हमने आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। किसके आधार पे? आवृत्ति के आधार पे। अब एक एक करके बात करते हैं इनका डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे किसे कहेंगे? ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। अर्थात अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य ऐसी आवाज़ को, ऐसी ध्वनि तरंगों को सुन नहीं सकता जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्यों? क्योंकि अवश्रव्य होती है, हमारे लिए हम सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं, जैसे कुत्ता होता है, गिलहरी होती है, चूहा होता है, तो ये क्या करते हैं? ये अवश्रव्य तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। अवश्रव्य तरंगे किस टाइम उत्पन्न होती है? ये भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा भूकंप के टॉपिक में कि एल तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, राले वेव्स। तो इस तरह से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो अवश्रव्य तरंगे होती है। जो जैसे पशु पक्षी होती है, ये इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य इसको महसूस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। अब बात करते हैं कौन सी दूसरी तरंगे आती है, हमारे श्रव्य तरंगे, जिन्हें मनुष्य सुन सकता है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। अर्थात श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ख़ास बात यह है कि मनुष्य ऐसी तरंगों को सुन सकता है। मनुष्य क्या है? श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। और इनको पशु पक्षी तो वैसे सुन ही सकते हैं, मनुष्य तो सुनेगा ही। तो हमने देख लिया है। अब तीसरी तरंग आती है हमारी पराश्रव्य तरंग। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और पराश्रव्य अर्थात अल्ट्रासोनिक की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और मनुष्य ऐसी तरंगों को भी नहीं सुन सकता क्योंकि मनुष्य के कानों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुत्ता, कीट, चमगादड़, डॉल्फिन, ये ऐसे जीव होते हैं जो पराश्रव्य तरंगों को भी सुन सकते हैं। जिसमें खासकर जो चमगादड़ होता है वह तो एक जगह से दूसरी जगह गति ही अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से करता है। आपको यदि क्यूरियोसिटी हो कि जैसे चमगादड़ कैसे उड़ता है, कि जैसे ये हमारे चमगादड़ है, ये क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करता है। सामने कोई ऑब्स्टिकल है जिससे टकराती है तरंगे और टकरा के उसके पास वापस आती है। जब वो टकरा कर वापस आती है तब उसे पता चलता है कि सामने कोई ना कोई अवरोध है और उधर नहीं उड़ना है। अर्थात तो आप समझ गए होंगे कि अल्ट्रासोनिक तरंगे कैसे काम करती है। कि चमगादड़ अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालता है। जब वो तरंगे किसी भी सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स है, अर्थात जो भी अवरोध है,
उनसे टकराती है और उनसे टकरा कर जब उसके पास आती है तब उसे पता चलता है, क्योंकि चमगादड़ भी रात में नहीं देख सकता। तो वह क्या करता है, वह अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है। अब पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन के द्वारा उत्पन्न किया गया था। क्या किया गया था? गाल्टन के द्वारा उत्पन्न किया गया था। कृत्रिम रूप से बात करें तो ये तो जानवर तो करते ही हैं, लेकिन जो उत्पन्न करने की बात करें तो कृत्रिम रूप से किसने उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। अब बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, जैसे हमारे क्वार्ट्ज है, लेड लेड जिरकोनेट है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न हो जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी कृत्रिम रूप से पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जैसे क्वार्ट्ज होते हैं, जिरकोनेट होता है, लेड जिरकोनेट होता है, ऐसे क्रिस्टलों में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होता है? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अब ये तो हमने तीनों प्रकार की तरंगों के बारे में देख लिया है। अब क्या है, पराश्रव्य तरंगों को उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है वो देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में जैसे सोनोग्राफी होती है, चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना अल्ट्रा, तो इस तरह अल्ट्रासोनोग्राफी अर्थात सोनोग्राफी में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे जहाज होते हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, इसमें सोनार तंत्र काम करता है। यह समुद्र की गहराई और हिमशैलों का पता लगाने में करता है। जैसे आप समझते होंगे कैसे, कि जैसे ये हमारा समुद्र की तल है और ये हमारा जहाज है। क्या? ये हमारा जहाज है। अब पता नहीं, जैसे मान लो कि ये कोई बर्फ़ का टुकड़ा है। बर्फ़ के टुकड़े की खासियत होती है, इसमें 10% तो नीचे होता है और इसका 90% क्या होता है? 10% तो ऊपर होता है, 90% इसका भाग नीचे होता है। तो ऊपर से देखने पर आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो गहराई में कितना है, वह क्या गहराई में कितना है। तो इसमें क्या होता है, ये एक सोनार मशीन होती है जिससे अल्ट्रासोनिक किरणें छोड़ी जाती है और ये इससे टकराती है और इससे टकरा कर वापस जाती है, इससे टकराती है और वापस जाती है। तो इससे जो साइज़ होती है हिम शेल की, उसकी हिम शेल की साइज़ का पता लगाना आसान हो जाता है। हमने देख लिया और साथ ही साथ देखें कि नीचे अब कितना ऊंचाई पर यह चल रहा है जब पानी का जहाज। तो ये सोनार तंत्र क्या करता है, ये पता लगा लेता है कि हम कितनी गहराई पे हैं। अर्थात यहाँ से किरणें छोड़ी जाती है सोनार से अल्ट्रासोनिक, और वो टकरा कर जब वापस आती है तो उन्हें नोट किया जाता है और पता लगा लिया जाता है कि हम तल से कितना ऊंचाई पर चल रहे हैं। तो इस तरह हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं सोनार की। तो सोनार क्या करता है, समुद्र की गहराई और हिमशैलों का पता लगाने में किया जाता है इसका उपयोग। वायुमंडल में जब कोहरा होता है, जैसे मान लो कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और हवाई जहाज उड़ रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, लेकिन कोहरे की वजह से जो पायलट होता है, कैप्टन होता है, वह कभी भी देख नहीं पाता हवाई जहाज से कि नीचे कैसा है। तो सोनार तंत्र के माध्यम से वह आसानी से पता लगा लेता है कि सामने किस तरह का माहौल है। तो कोहरे की मात्रा को कम करके वायुयानों को सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सकती है, इससे क्या कोहरा कम भी हो जाता है। अब जीवाणु को नष्ट करने में भी अल्ट्रासोनिक के तरंगी काम आती है। क्या होती है? जीवाणु को नष्ट करने में अल्ट्रासोनिक तरंगी काम आती है। चमगादड़ के द्वारा रात्रि में विचरण भी इसी के माध्यम से किया जाता है। जो महंगे कपड़े होते हैं, घड़ियाँ, मशीनें, इनकी सफाई करने में भी अल्ट्रासोनिक तरंगे काम आती है। अल्ट्रासोनिक तरंगी क्या होती है? महंगे कपड़े होते हैं, घड़ियाँ, वॉशिंग मशीन, ये मशीनें होती हैं, इनकी सफाई करने में अल्ट्रासोनिक तरंगे काम आती है। कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए एक सीटी बनाई जाती है, और वो सीटी कौन सी थी? गाल्टन सीटी। कौन सी सीटी? गाल्टन सीटी। यदि आपने कभी देखी हो, कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए गाल्टन सीटी बजाई जाती है, और उस सीटी का प्रयोग क्या कुत्तों को ट्रेनिंग देने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है जो कुत्ते आसानी से समझ लेते हैं। अब हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि एक सोनार मशीन होती है, तो सोनार मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि आपको परीक्षा में आए तो आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। सोनार क्या होती है? सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है इसका पूरा नाम? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी खोज किसने की थी? पॉल लैंगविन ने इसकी खोज की थी। पॉल लैंगविन ने क्या की थी? इसकी खोज की थी सोनार की। आगे बात करें तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार तंत्र परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है सोनार तंत्र। और उपयोग की बात, उस रिफ्लेक्शन तो आप समझते होंगे, जैसे मान लो कोई भी किरण है, वह सतह से टकराकर उसी माध्यम जब लौट जाती है ना, इस बात को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई भी किरण
सतह से टकराकर उसको पार करके और दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये किस सिद्धांत पे काम करती है? परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। तो आपने देख लिया ये तो। अब जहाज़ और पनडुब्बियों में क्या होता है? सोनार तंत्र के द्वारा समुद्र की गहराई और हिमशैलों का पता लगाया जाता है। तो हमने सोनार तंत्र के बारे में छोटी सी जानकारी ले ली। इसका पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसकी खोज किसने की थी? पॉल लैंगमुइर ने की थी। साथ ही साथ सोनार तंत्र क्या करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आगे बात करें हम, और उपयोग तो आपने देख लिया। इसका उपयोग समुद्र की गहराई में हिमशैलों का पता लगाने के लिए करते हैं। अब ध्वनि की चाल के बारे में बात करते हैं। ध्वनि की चाल के बारे में बात करें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्वनि की चाल के बारे में बात करें तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। क्या होती है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है? इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। जैसे मान लो लोहे में अलग होगी, पानी में अलग होगी, हवा में अलग होगी, निर्वात में तो चल ही नहीं सकती। लेकिन दूसरी चीज़ें, कपड़े होता है, कपड़े के अंदर ध्वनि की चाल अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि माध्यम पर डिपेंड करता है ये कि ध्वनि की चाल क्या होगी। अब ध्वनि की चाल क्या होती है? प्रत्यास्थता और घनत्व, इन दो चीज़ों पर निर्भर करती है। किस पे? प्रत्यास्थता और घनत्व। प्रत्यास्थता तो आप समझते होंगे। प्रत्यास्थता का अर्थ होता है जैसे रबड़ होता है, आप उसे खींचेंगे, खींच लिया आपने, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो अपने पूर्व की अवस्था में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो कोई भी वस्तु की यदि आप उसकी विकृति लेके आते हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ उसके अंदर बिगाड़ने का प्रयास करते हो, और जो आपने फोर्स लगाया उसको यदि आप हटा दो, तो वो अपनी पूर्व स्थिति में कितना जल्दी आ जाएगा? आ भी जाएगा कि नहीं आएगा? तो इस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ घनत्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना डेंस है। इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि क्या होगी ध्वनि की चाल। तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र यदि आप याद करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। सूत्र क्या होता है? V बराबर क्या होता है? E/D। V बराबर क्या होता है? E/D। ठीक है। इसमें E का मतलब होता है इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता। E का अर्थ क्या होता है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता होती है। D का मतलब क्या होता है? डेंसिटी या घनत्व। आप इसे याद कर सकते हैं। तो ध्वनि की चाल हमने देख ली है, किन दो चीज़ों पर निर्भर करती है? ये इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर निर्भर करती है। अब ध्वनि की चाल किन किन माध्यमों में कौन कौन सी होती है, अर्थात कितनी कितनी होती है, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ की चीज़ हम उदाहरण से आपको बता देते हैं। सबसे पहले वायु की बात करते हैं। हवा के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। लकड़ी में कितनी होती है? 4000 से 6000 मीटर प्रति सेकेंड। पानी में 1400 से 1600 मीटर प्रति सेकेंड। रबड़ में 60 से 60 मीटर प्रति सेकेंड। जो शीशा होता है लेड, तो उसके अंदर 1210 मीटर प्रति सेकेंड। सोने के अंदर 3240। ग्लास के अंदर जो हमारे 4540 मीटर प्रति सेकेंड। कॉपर होता है तो कॉपर के अंदर 4600 और एल्युमिनियम के अंदर 6300। इस तरह आप देख सकते हैं कि जिनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, साथ ही साथ जो जिसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती जा रही है। तो हमने देख लेते हैं इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी और डेंसिटी के बारे में देख लिया है, तो वह किस तरह से प्रभावित करती है। अब बात करते हैं ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। पहला कारक हमारे प्रत्यास्थता। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक कौन सा आता है? प्रत्यास्थता। फिर आता है हमारा घनत्व, फिर तापमान, फिर दाब, फिर आर्द्रता, और फिर आती है हमारी हवा। अर्थात ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले 6 कारक है। 6 कारकों के बारे में एक एक करके देखते हैं कि ध्वनि की चाल को कौन कौन प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? प्रत्यास्थता के बारे में। प्रत्यास्थता के बारे में बात करें, जिसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं। यदि आप प्रत्यास्थता बढ़ाने का प्रयास करते हो तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। प्रत्यास्थता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ठोसों की प्रत्यास्थता अधिक होती है, अर्थात वह अपने पूर्व स्थिति में आ नहीं सकता है। इस बात को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। अर्थात हम उसको उतना स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, इलास्टिसिटी नहीं है उसके अंदर, तो वह उतना ही प्रत्यास्थ होगा। गैसों की प्रत्यास्थता क्या होती है? सबसे कम होती है। और ठोसों की प्रत्यास्थता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ये आप देख सकते हैं कि ठोसों की तो सबसे ज़्यादा और गैसों की सबसे कम होती है। इसका सूत्र क्या होता है? V = √E।
यदि आप इसे याद करेंगे, बार बार यदि वीडियो देखेंगे तो आप इसको याद करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद आता है घनत्व। घनत्व किस प्रकार ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है वो देख लेते हैं घनत्व की। तो घनत्व बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल कम हो जाती है, घटती है। घनत्व बढ़ने के साथ क्या होता है, ध्वनि की चाल कम हो जाती है या फिर घटने लग जाती है। शुष्क वायु का घनत्व नम वायु की तुलना में ज़्यादा होता है। क्या होता है, शुष्क वायु होती है उसका घनत्व नम वायु की तुलना में अधिक होता है, इसलिए नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की जो चाल होती है उससे अधिक होती है। नम वायु अर्थात जब बारिश का मौसम होता है और या फिर जो सुहावना मौसम होता है जिसमें नमी ज़्यादा होती है, तो उस समय यदि आप कुछ भी बोलेंगे तो वो दूर तक सुनाई देता है। अर्थात वर्षा ऋतु में हमें दूर तक सुनाई देगा, जबकि ग्रीष्म ऋतु में हमें सुनाई देता है लेकिन दूर तक सुनाई नहीं देगा। अब बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी शुष्क वायु की ज़्यादा होती है, नम वायु की कम होती है। तो इस तरह हमने देख लिया है। सूत्र की बात करें तो सूत्र भी इसका है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं और आप चाहें ना चाहें आपको याद करना ही चाहिए। इसका सूत्र होगा V प्रोपोर्शनल टू 1/D। कुछ चीज़ें आपको जैसे ये फिजिक्स के टॉपिक है। फिजिक्स के टॉपिक में कई बार क्या है, आप ज़्यादा गहराई प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो केवल आप फिजिक्स ही पढ़ पाएंगे और विषय को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन विषयों से संबंधित जितनी जानकारी की आपको आवश्यकता है उतना आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्या आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को आप बार बार रिवीजन करें। आगे बात करें टेम्परेचर की, तापमान की। या तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ती है और इसका सूत्र क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू T। ये तो अपन को पता ही है, ये हमें पता है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अब बात करते हैं कैसे बढ़ती है। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में 0.6 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी होती है। फिर आती है दाब की, प्रेशर की। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब कितना भी हो, वायुमंडलीय दाब कितना भी हो, इसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी याद रखना। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का, आर्द्रता जैसे बढ़ेगी अर्थात हवा में नमी बढ़ेगी तो क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। फिर हवा की बात करें, हवा किस प्रकार प्रभावित करती है ध्वनि की चाल को। तो हवा के कारण ध्वनि की चाल कम या ज़्यादा हो सकती है। हवा के कारण क्या होता है, ध्वनि की चाल कम या ज़्यादा हो सकती है। यदि ध्वनि की चाल हवा की दिशा में है तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। यदि ध्वनि की चाल क्या है, हवा की दिशा में है तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। और यदि ध्वनि की चाल हवा की दिशा के विपरीत में है तो ध्वनि की चाल घटेगी। अर्थात जो जैसे विपरीत दिशा में आप बोल रहे हो और हवा विपरीत दिशा में चल रही है तो ध्वनि की चाल घटेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आप बोल तो इस दिशा में रहो, हवा चल रही इस दिशा में, तो आपकी ध्वनि की चाल अपने आप ही घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा आपकी आवाज़ को काट देगी। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं ध्वनि की। हमने ध्वनि की जो वेग होता है, ध्वनि की चाल है, इसको प्रभावित करने वाले कारक तो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे ध्वनि के लक्षणों की। ध्वनि के लक्षण क्या क्या हैं। ध्वनि के लक्षण या कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्पीड की बात करें तो ध्वनि के लक्षण हम 3 तरह से पढ़ेंगे। ये ध्वनि के 3 लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले ध्वनि की तीव्रता, फिर ध्वनि के तारत्व, फिर ध्वनि की गुणवत्ता। ये 3 ही चीज़ होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अर्थात इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। किस किस के बारे में, इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी के बारे में अब हम बात करते हैं। तो एक एक करके हम सबसे पहले ध्वनि की तीव्रता के बारे में बात करें। जब ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी की बात करें साउंड की, तो ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि के तेज या धीमे होने का पता चलता है। किसका पता चलता है? ध्वनि के तेज होने या धीमे होने का पता चलता है या लगाया जाता है तो इसे ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अर्थात इसका प्रोपोर्शनल कैसा होता है, ध्वनि की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये तो आप समझते होंगे एम्पलीट्यूड या क्या होता है। जैसे पिछले लेक्चर में भी आपने यदि देखा हो तो जैसे ये वेव होती है, ये वेव होती है तो इसमें ये जो तरंग कितना ऊपर तक जाती है, यही आपका एम्पलीट्यूड है। यदि जो महिलाएं होती है उसमें तो ये बहुत ऊपर तक जाता है, अर्थात उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत क्या होते हैं, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूरी तक सुनाई देती है। और पुरुषों की बहुत कम होती है। तो यह क्या होता है, इंटेंसिटी का फ़र्क पड़ता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के बाद तो आयाम बढ़ने के साथ क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। आयाम बढ़ता है तो क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जाती है।
ध्वनि की तीव्रता को किस में नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को किस में नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि के सोर्स को से दूर जाने पर, ध्वनि का जो सोर्स है जहाँ से आवाज़ आ रही है उससे यदि दूर जाते हो आप तो ध्वनि की तीव्रता कम होती जाती है। ध्वनि के स्रोत से यदि आप दूर जाते हो तो ध्वनि की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ध्वनि के मापन की बात करते हैं। ध्वनि के मापन आप किससे कर सकते हो? ध्वनि का मापन आप साउंड रीडिंग मीटर से कर सकते हो कि आपकी आवाज़ कितनी तेज़ है, कितनी धीरे है। तो ये कैसे नाप सकते हो? आप साउंड रीडिंग मीटर से नाप सकते हो। आगे हम बात करें इसके बारे में। एकांक क्षेत्रफल से यदि प्रति सेकंड गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई ये एकांक क्षेत्रफल है, ये एकांक क्षेत्रफल है, अर्थात इस क्षेत्रफल से जितनी ध्वनि की तरंगे इससे पार हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं और इसे चित्र भी बना सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता का अर्थ होता है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हमारे वाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक है इसका? वाट प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हम देखें जूल प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। जूल प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो सकता है। अब छोटी छोटी बातें देख लेते हैं ध्वनि की तीव्रता की, कि जैसे हमारे फुसफुसाहट होती है तो फुसफुसाहट में हमारे 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। या तो जैसे कोई व्यक्ति फुसफुसाहट करता है तो फुसफुसाहट से क्या होता है? 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्य बातचीत होती है तो सामान्य बातचीत से हमारे 30 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। कितनी? 30 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है नॉर्मल बातचीत से या नॉर्मल टॉक से। या WHO की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक हो जाए तो ध्वनि प्रदूषण होता है। WHO के अनुसार बात करें तो ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक होती है तो इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। जब ध्वनि की तीव्रता 120 डेसिबल से अधिक होती है तब कानों में दर्द होने लगता है। जैसे हम डीजे की 120 डेसिबल से अधिक होती है ध्वनि की तीव्रता तो क्या होता है? कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा डीजे की आवाज़ से यदि आप बातचीत करते हो तो उस समय आपको डीजे की आवाज़ के कारण किसी भी प्रकार की बातचीत सुनाई नहीं देती है। इस वजह से डीजे की आवाज़ से थोड़े टाइम बाद क्या होता है? आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? 160 डेसिबल से अधिक होती है। जब क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता 160 डेसिबल से अधिक होती है तब क्या होता है? कान के पर्दे फट सकते हैं। तब क्या होते हैं? कान के पर्दे फट सकते हैं। डीजे में क्या ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 90 डेसिबल किसमें होती है? डीजे की आवाज़ में। यदि आप लंबे समय तक डीजे की आवाज़ सुनते रहते हैं तो आपके कानों में दर्द होगा और कुछ समय बाद हो सकता है आप बहरे भी हो जाए, इसलिए दूर रहें। आगे हम बात करें रेल का जो हॉर्न होता है उसमें ध्वनि की तीव्रता होती है 100 डेसिबल। जेट विमान होते हैं हमारे जो हवाई जहाज जेट विमान होते हैं उनमें ध्वनि की तीव्रता लगभग 120 से 130 डेसिबल होती है। मिसाइल लॉन्चिंग करते हैं तो मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 170 डेसिबल। रॉकेट लॉन्चिंग के समय तो हमारे 200 डेसिबल तक ये चली जाती है। यदि आप कानों में स्पीकर नहीं पहनते, ईयरफोन नहीं पहनते तो ये कम आवाज़ के आप कानों को बहरा भी कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को देख लिया, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको कि कितनी आवाज़ होनी चाहिए किन क्षेत्रों के अंदर। तो शांत क्षेत्र होते हैं हमारे, शांत क्षेत्र में बिल्कुल शांत, तो उसमें दिन के समय कितनी आवाज़ होनी चाहिए? 50 डेसिबल। रात के समय होनी चाहिए हमारे 40 डेसिबल। ये कुछ पैरामीटर्स है जिस पे आवाज़ होनी चाहिए। तो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा शोर शराबा होता ही है, तो उसमें शहरी क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल होनी चाहिए। रात के समय ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये शहरी क्षेत्रों की। अब वाणिज्यिक क्षेत्रों की बात करें, वाणिज्यिक क्षेत्र रहता है जहाँ फैक्ट्रियाँ ये सब लगी होती है, वहाँ पे बात करते हैं दिन के समय 65 डेसिबल तक हो सकता है, रात के समय ये 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतनी आवाज़ नहीं होनी चाहिए नॉर्मली। फिर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल और रात के समय क्या 65 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हमने देख लिया है, ध्वनि की तीव्रता के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे ध्वनि के तारत्व के बारे में। इसमें पिच ऑफ साउंड अर्थात ध्वनि के तारत्व के बारे में बात करें तो ध्वनि का वह लक्षण जिसमें ध्वनि के पतले और भारी होने का पता लगाया जाता है।
ध्वनि का वो लक्षण जिसमें क्या करते हैं, ध्वनि की पतला होना या भारी होने का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि का तारत्व या पिच ऑफ साउंड कहते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। यदि आवृत्ति बढ़ाते जाते हो तो तारत्व का मान भी बढ़ता जाता है। क्या होता है? आवृत्ति बढ़ाते जाते हो तो तारत्व का मान बढ़ता जाएगा। जैसे महिलाओं की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए तारत्व भी अधिक होता है। इसलिए महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। आप तो आवृत्ति तो समझते होंगे। आवृत्ति अर्थात 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वो है, जैसे ये था तो आप 1 सेकंड के अंदर कितनी बार ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो हमने देख लिया महिलाओं की आवृत्ति अधिक होती है तो उसका तारत्व भी ज़्यादा होगा, इसलिए महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति कम होती है तो इसका तारत्व भी कम होता है, इसलिए पुरुषों की आवाज़ कैसी होती है? मोटी होती है। पुरुषों की आवाज़ कैसी होती है? पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। अब ध्वनि की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। तीसरा देखते हैं ध्वनि की गुणवत्ता। समान आयाम और आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनमें विभेद उनकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? गुणवत्ता के आधार पर। तो हमने देख लिया गुणवत्ता अर्थात सेम आयाम और सेम आवृत्ति की यदि ध्वनि तरंगें तो उनमें आप अंतर कैसे कर सकते हैं? उनकी गुणवत्ता के आधार पर। तो हमने ये चीज़ देख ली। अब ध्वनि तरंगों से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ध्वनि तरंगों से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। सीधे सीधे परीक्षा में सवाल आ जाते हैं। जैसे हमारे आता है सबसे पहले ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, अनुनाद कह सकते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण, डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का विवर्तन, मैक संख्या, ये सब क्या होती है इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। परीक्षा में सीधे सीधे इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो पहले आता हमारा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पहले क्या आता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन अर्थात जब ध्वनि तरंग किसी अन्य माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई सतह है तो ध्वनि की तरंग इससे टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो जब ध्वनि की तरंग एक माध्यम से टकराई और दूसरे माध्यम में चली गई तो इसे हम क्या कहेंगे? कि ध्वनि का परावर्तन कहेंगे। अब बात करें हम आगे ध्वनि के परावर्तन हेतु क्या बड़ी परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है। ध्वनि के परावर्तन के लिए क्या होती है? परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ध्वनि का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए वह इधर उधर से टकराकर आपस उससे पार भी कर सकती है, इसलिए परावर्तक सतह कैसी होती है? बड़ी होनी चाहिए। हमारे स्टेथोस्कोप होते हैं, ये परावर्तन सिद्धांत पे काम करते हैं। स्टेथोस्कोप क्या करते हैं? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। जैसे हमारे धड़कनें होती है, इनको चेक करने के लिए जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप काम में लेते हैं तो वह किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब इक्को साउंड की बात करते हैं। जैसे होता है ना इक्को, गूंज रही आवाज़, इक्को हो रही है, तो ये क्या होता है? परावर्तन के बाद सुनाई देने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे हम कभी भी एक बड़े हॉल के अंदर कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है? इक्को होती है। क्या होती है? हमारी आवाज़ इक्को होती है, अर्थात वह गूंजती है। अब परावर्तन के लिए सुनाई देने वाली ध्वनि होती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। परावर्तन के बाद क्या होता है? जो सुनाई हमें आवाज़ सुनाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। अब प्रतिध्वनि के लिए क्या होते हैं? कुछ शर्तें होती है। प्रतिध्वनि होने के लिए क्या होती है? कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि हमारी जो वास्तविक ध्वनि होती है, क्या वास्तविक ध्वनि जो और परावर्तित ध्वनि है, इन दोनों के मध्य कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। अर्थात जैसे ये व्यक्ति बोलता है, ये परावर्तक सतह है, ये बोलता है, इससे टकराकर इस पे वापस आएगी। यदि इस में दोनों चीज़ों में यदि 0.01 सेकंड का समय लगता है तो ही आपको परावर्तित ध्वनि अर्थात इक्को साउंड सुनाई देगी। यदि ये समय कम है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे छोटे कमरे होते हैं, इसमें भी आवाज़ इक्को करती है। छोटे कमरों में क्या होती है? आवाज़ इक्को करती है, लेकिन जो समय है वह कम रहता है, इस वजह से वह आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। तो हमारे कान क्या होते हैं? 0.1 सेकंड में आने वाली ध्वनि तरंगों में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए समय अंतराल क्या है? कम से कम 0.1 सेकंड होता है। अब स्रोत और श्रोता की बात करें तथा परावर्तक सतह, इनके मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी होना जरूरी है। ये भी देख लिया आपने। जैसे ये दूरी है, जैसे ये आपका परावर्तक सतह है, ये व्यक्ति है, तो इन दोनों के मध्य क्या है? कितने मीटर का अंतर होना चाहिए? 17 मीटर का अंतर होना चाहिए, तभी वो आवाज़ आपको सुनाई देगी, नहीं तो वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। दूसरी बात करते हैं ध्वनि का अपवर्तन। कौन सा टॉपिक हमारा अगला? ध्वनि का अपवर्तन के बारे में बात करें
रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो इसे यह किसे कहेंगे कि जब ध्वनि तरंगे क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, अर्थात एक माध्यम से निकलती है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो अपने पथ या मार्ग से ये क्या करती है, विचलित हो जाती है। तो ये क्या होती है, अपने पथ या मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। जब ध्वनि क्या है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आप वैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई तल है, ये आपकी एक किरण है, ये हमारा अभिलंब है, ये इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक है, ये किरण थी। अब क्या होती है, ये जैसे इससे पास जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात इस हल्की सी तिरछी हो जाती है। यह आपने पहले भी देखा होगा, और आगे के जो लेक्चर आएंगे तो उनके अंदर हम प्रकाश का जो अपवर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, उसके माध्यम से आपको इन चीज़ों को बताएंगे। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से होगी और थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं कि जब ध्वनि तरंग क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है, अभिलंब से हट जाती है। और जब इसका उल्टा हो, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ खिंच जाएगी, अर्थात अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अपवर्तन की बात करते हैं, अपवर्तन के बाद ये ध्वनि दिन की बजाय रात को ज़्यादा साफ सुनाई देती है। तो हमें दिन की बजाय रात में अपनी आवाज़ साफ क्यों सुनाई देती है, क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की बजाय रात में अच्छी तरह सुनाई देती है। तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें जो ध्वनि तरंग के हैं, तो ध्वनि तरंग का तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा अनुनाद। तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा, अनुनाद। अर्थात जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में दोलन कर रहा हो, जब कोई पिंड क्या करता है, मुक्त अवस्था में दोलन कर रहा हो, घूम रहा हो, तो उस पर समान आवृत्ति से बाह्य बल आरोपित कर दिया जाए तो उस पिंड का आयाम बढ़ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो परिभाषा आप समझ सकते हैं कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से दोलन कर रहा है, अर्थात जब कोई पिंड क्या करता है, मुक्त रूप से दोलन कर रहा है, घूम रहा है, तो उस पर क्या समान आवृत्ति से क्या होता है, बाह्य बल आरोपित कर दिया जाए। तो उस पर क्या होता है, समान आवृत्ति से बाह्य बल आरोपित कर दिया जाए तो उस पिंड का आयाम बढ़ जाएगा। तो उस पिंड का क्या होता है, आयाम बढ़ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ध्वनि की तरंगे क्या मुक्त रूप से दोलन करने वाले पिंड में अनुनाद उत्पन्न करती है। ध्वनि की तरंगे क्या करती है, जो मुक्त रूप से दोलन कर रहा हो कोई पिंड, उसमें अनुनाद उत्पन्न कर सकती है। अब इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे अब जैसे की बात करें हमारे रेडियो अनुनाद के सिद्धांत। रेडियो क्या करता है, अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो क्या करता है, अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। सैनिकों जो पुल होता है, जब पुल पार कर किया जाता है सैनिकों के द्वारा, तो उन्हें कहते हैं कदम से कदम मिलाकर ना चले, क्योंकि उनकी आवाज़ क्या करती है, कम पुल के अंदर अनुनाद उत्पन्न कर सकती है, जिससे पुल टूट सकता है। तो उन्हें अलग तरीके से चलने, अर्थात छितरा हुआ चलने के लिए बात करते हैं, कदम से कदम चला मिलाकर न चलने की सलाह देते हैं। तानसेन जब संगीत, हम सुनते थे कि जब तानसेन संगीत गाते थे अर्थात संगीत बजाते थे तो कान चटक जाते थे, तो ये अनुनाद के कारण ही होता था। मार्शल आर्ट में अनुनाद का ही उपयोग करते हैं। मार्शल आर्ट में भी क्या होता है, अनुनाद का ही उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं ध्वनि का व्यक्तीकरण की। एक नया अगला टॉपिक आता है हमारा, ध्वनि का व्यक्तीकरण। ध्वनि का व्यक्तीकरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा देखें तो क्या होगी, जब समान आयाम और आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, क्या होगा, जब समान आयाम और आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी भी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, जब समान आयाम और आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, और इससे हम क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। तो ध्वनि का व्यक्तीकरण किसे कहेंगे, अर्थात जो समान आयाम और आवृत्ति की ध्वनि तरंग क्या होती है, किसी बिंदु पर मिलती है। तो आप इसे ऐसे कैसे याद करेंगे, जब समान आयाम और आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी बिंदु पर मिलती है तो क्या होता है, उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। अब ध्वनि का व्यक्तीकरण क्या होता है, दो स्थिति में होता है। क्या होता है, ध्वनि का व्यक्तीकरण दो स्थिति में होता है, जैसे एक तो संपोषी व्यक्तीकरण होता है और एक विनाशी व्यक्तीकरण। नाम में से पता चला कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अर्थात संपोषी का अर्थ होता है जब दोनों तरंगे आपस में मिलेगी तो ऊर्जा बढ़ जाए तो संपोषी, ऊर्जा घट जाए तो विनाशी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपोषी व्यक्तीकरण की। संपोषी व्यक्तीकरण की बात करें तो जब समान आयाम और आवृत्ति की दोनों तरंगे एक ही कला में किसी बिंदु पर आके मिलती है, एक ही कला में जब आकर मिलती है तो परिणामी ध्वनि तरंग का आयाम बढ़ जाएगा और उसकी आवृत्ति या उसकी तीव्रता अधिकतम होगी। तो आप देख सकते हैं चित्र के अंदर दो तरंगे, तरंग फर्स्ट और तरंग सेकंड, जब इसी समान कला के अंदर, समान कला का अर्थ होता है ऊपर वाले दोनों ही ऊपर है,
जब ये आपस में आके मिलती है तो अगली वाली तरंग क्या बढ़ जाती है। फिर ये तो इस तरह क्या है, समान कला के अंदर मिलती है तो ये आपस में बढ़ जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। विनाशी व्यतिकरण का अर्थ होता है इसका उल्टा, अर्थात ये जब समान आयाम और आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे विपरीत कला में मिले, अर्थात एक ऊपर है, ये विपरीत कला एक ऊपर से नीचे तो एक नीचे से ऊपर, विपरीत कला हो गई, तो इस विपरीत कला के अंदर होगी तब होगा ये सब। किसी बिंदु पर मिलती है तो परिणामी ध्वनि तरंग का आयाम घट जाता है और उसकी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। और क्या होती है, इसकी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे जो पंडाल लगते हैं, जो बाबाओं के पंडाल लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगे, जैसे एक भोपू लगा होता है, इस तरह का आपने कभी देखा हो तो भोपू लगा होता है। इसके जस्ट सामने जो बैठा होगा उसको तो साफ साफ सुनाई देगा, लेकिन जस्ट पीछे भी बैठा होगा ना उसको साफ सुनाई नहीं देगा। तो ये होता था पहले, यदि आपने देखे हो तो आपको याद आ जाएगा। उदाहरण की बात करें तो पंडाल में किसी भी स्थान पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, तो किसी स्थान पर क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो एक ही पंडाल है, एक ही पंडाल में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह से सुनाई देगा। समुद्रों की बात करें तो समुद्र में अनेक स्थानों पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसलिए वहाँ उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, शांत क्षेत्र, साइलेंट जोन कहेंगे। तो वहाँ पे क्या इतना विनाशी व्यतिकरण हो जाता है ध्वनि का कि ध्वनि की तीव्रता 0 के आसपास ही हो जाती है, अर्थात वह शांत क्षेत्र कहलाता है। रेडियो में ध्वनि की तीव्रता किसी स्थान पर कम तो होती है, तो क्या होता है, किसी स्थान पर ज़्यादा होती है, अर्थात किसी स्थान पर ज़्यादा होगी ध्वनि की तीव्रता और किसी स्थान पर कम होगी। अब एक स्लो पॉइजन कॉन्सेप्ट आता है। स्लो पॉइजन किसे कहते हैं, यदि आप लगातार ध्वनि प्रदूषण में रहते हैं तो धीरे धीरे आपको खत्म करना शुरू कर देता है, अर्थात आपकी उम्र भी कम करने लग जाता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है, अर्थात ध्वनि प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, धीमा जहर कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव, डॉपलर प्रभाव की बात करें तो जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षित गति हो, अर्थात जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े, ध्वनि का स्रोत यहाँ पे, या तो आप ध्वनि स्रोत की तरफ गति कर रहे हो या फिर ध्वनि स्रोत आपकी तरफ गति करता है, तो एक दूसरे के अपेक्षित गति करते हैं, अर्थात एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। दोनों में से कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, ध्वनि स्रोत भी कर सकता है। तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, इसी घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यदि ध्वनि का स्रोत आपकी तरफ आने का प्रयास करेगा तो आपको तेज सुनाई देगी, और दूर जाने का प्रयास करेगा तो आपको सुनाई कम देगा। यदि स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी कम है, हो रही है, तो आवृत्ति बढ़ती जाएगी, अर्थात यदि वह पास आ रहा है, जैसे ये ध्वनि स्रोत है, इसके पास आ रहा है तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जाएगी, इससे दूर जा रहा है तो ध्वनि की तीव्रता कम होती जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, चित्र को रोककर आप थोड़ा देख भी सकते हैं। यदि स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी बढ़ रही है तो आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होगी, तो ये इसका सूत्र है। अब इसके अंदर सूत्र में देखें तो ये सूत्र क्या है कि F बराबर, ये सूत्र वैसे इस तरह है, F बराबर F0 V प्लस माइनस V0 बटे V प्लस माइनस VS, ये सूत्र है। यदि आप इसको याद कर सकते हैं तो याद करना चाहिए आप इसको स्क्रीन पर रखकर लिख भी सकते हैं, ये सूत्र है। अब इसके अंदर क्या होता है, F का अर्थ होता है कि जो ध्वनि की आभासी तीव्रता आवृत्ति होती है, F क्या होता है, ध्वनि की जो आभासी आवृत्ति होती है वह F होती है। F0 हमारे ध्वनि की जो वास्तविक आवृत्ति होती है वह F0 है। V क्या हमारे ध्वनि की चाल, V0 हमारे श्रोता की चाल, VS क्या होती है, स्रोत की चाल, अर्थात जिससे आवाज आ रही है उसकी चाल क्या होती है, VS। आगे हम बात करते हैं प्रकाश तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि ध्वनि तरंगों के अंदर ही होता है, प्रकाश तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव होता है। जैसे प्रयोगशाला में यदि तारों से जो प्राप्त प्रकाश होता है, बैंगनी और प्रकाशित विस्थापित हो रहा है तो तारा पृथ्वी की ओर गति कर रहा है, और यदि लाल रंग की तरफ विस्थापित हो रहा है तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो कलर से भी हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। कलर से कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि प्रयोगशाला में जैसे हमें तारों से कोई प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जैसे प्रकाश प्राप्त हो रहा है और वह प्रकाश यदि बैंगनी रंग की ओर जा रहा है तो तारा क्या पृथ्वी की ओर गति कर रहा है, और यदि वह लाल रंग की ओर विस्थापित हो रहा है तो वह पृथ्वी से दूर जा रहा है तारा। उदाहरण की बात करें डॉपलर प्रभाव के,
तो ट्रेन क्या प्लेटफॉर्म की ओर आने पर उसकी आवर्ती प्लेटफॉर्म पर जो खड़े होते हैं श्रोता, उनको बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब ट्रेन पास आती है तो हमें लगता है उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है उसकी आवाज़ की। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से दूर जाएगी तो उसकी आवर्ती प्लेटफॉर्म पर खड़े श्रोताओं को घटती हुई प्रतीत होती है। आगे बात करें रेडार की, तो रेडार क्या है, डॉपलर प्रभाव के आधार पर विमान की गति का निर्धारण करता है। विमान किस गति से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यह किस आधार पर तय करता है, यह डॉपलर प्रभाव के आधार पर ही तय करता है। फिर आता ध्वनि का विवर्तन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ध्वनि का विवर्तन। तो ध्वनि का विवर्तन किससे कहेंगे, ध्वनि का वो लक्षण या गुण जिसके कारण क्या होता है, अवरोधक सतह के किनारों से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन कर जाती है। जैसे मान लो कि आप ये स्रोत है जहाँ से आवाज़ आ रही है और ये कोई सतह है, तो विवर्तन क्या होता है, इस किनारे से टकरा कर कि ध्वनि तरंग ऐसे कहीं भी चली जाएगी, इन किनारों से भी टकरा कर कहीं भी चली जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, ध्वनि का विवर्तन कहेंगे। अर्थात ध्वनि का वो लक्षण या गुण जिसके कारण क्या होता है, अवरोधक सतह के किनारों से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है ध्वनि, जिसे क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। उदाहरणों की बात करें तो सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ होती हैं, उसकी आवाज़ आप कमरे में बैठे बैठे भी सुन सकते हैं। उसकी आवाज़ क्या आप कमरे में बैठे बैठे भी सुन सकते हो, इसे क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहेंगे। फिर एक चीज़ आती है मैक संख्या। तो मैक संख्या किसे कहेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मैक संख्या की, किसी भी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। कोई भी वस्तु है तो उसकी चाल हो और ध्वनि की चाल हो, इनका अनुपात जब हम निकालते हैं तो इसे किसे क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। और मैक संख्या का सूत्र क्या होगा, ध्वनि की चाल बटे वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। अर्थात वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, मैक संख्या। अब मैक संख्या यदि एक से कम आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। मैक संख्या यदि एक से कम है तो इसे सबसोनिक कहते हैं। मैक संख्या एक से अधिक आती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 से अधिक आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं। और सोनिक का अर्थात एक आती है, एक आती है तो सोनिक कहेंगे। एक से कम होती है सबसोनिक, सब अर्थात कम, सुपर अर्थात ज़्यादा, हाइपर अर्थात 5 से भी ज़्यादा। तो इस तरह हमने ध्वनि तरंगों के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको जानने का प्रयास किया। एक छोटा सा लेक्चर हमने आपके लिए इसके लिए बनाया, जिसमें अधिक से अधिक जानकारी को समावेशित करने का प्रयास किया है। और इसका आप यदि बार बार रिवीजन करेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट को सब ठीक तरह से समझने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।